नमस्कार बच्चों, मैं ए.के. ओझा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के फिजिक्स क्लास में। आज हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके कुछ पार्ट्स हमने पहले पढ़े हैं, उसी चैप्टर से क्रिटिकल एंगल एंड TIR, क्रांतिक कोण और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आज जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, या यूं कहें कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो दोनों माध्यमों को मिलाने वाले स्पर्श के सतह से अचानक वेग परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो अपनी दिशा से विचलित होता है। प्रकाशीय किरणों के अपनी दिशा से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और अपवर्तन के बाद प्रकाशीय किरणें किस दिशा में विचलित होंगी, इसके लिए ये संदेश दिया गया कि जब प्रकाशीय किरण किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो वो अभिलंब से दूर भागेगी। अपवर्तन के बाद अभिलंब के विपरीत दिशा में मुड़ेगी, जबकि जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम मूव करेगी, तो अपवर्तन के बाद अभिलंब के पास जाएगी, अभिलंब के दिशा में। अब सपोज करें ये एक कॉन्टेक्ट सरफेस है, स्पर्श का सतह है, जो दो माध्यमों को विभाजित करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लें ये फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम हो गया, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये ऊपर हवा है, नीचे जल वाटर है, एयर। हमें पता है कि जल की अपेक्षा हवा रेरर मीडियम होती है, विरल माध्यम होती है, और हवा की अपेक्षा जल सघन माध्यम होता है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में सघन माध्यम में कोई एक बहुत ही छोटा लाइट सोर्स रखा गया है, व्हाइट ऑब्जेक्ट रखा है, जिससे प्रकाशीय किरणें निकलती हैं। यहां से निकल करके प्रकाश चारों तरफ बिखर रहा है, उसमें से कोई एक किरण आकर के इस रास्ते से विरल माध्यम में जाना चाहती है, लेकिन ये कॉन्टेक्ट सरफेस बीच में पड़ने के कारण यहाँ पर मीडियम चेंज होता है। यहाँ से अगर ये किरण सीधी जाती तो इस दिशा में जाती, ये आपतन कोण होता I। लेकिन चूंकि ये सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज होने के कारण इस पॉइंट से अचानक इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और आप लोग जैसे बहुत तेज बाइक चलाते हैं और अचानक ब्रेक लग जाए, सडनली वेलोसिटी चेंज हो आपकी बाइक की, तो स्टीयरिंग घूम जाता है। उसी तरह से इसका स्टीयरिंग घूम जाता है, इसकी दिशा परिवर्तित होती है, और ये अब इस दिशा में न जाकर के अभिलंब से दूर भागती है, और इस दिशा में इस कोण से विचलित होती है। ये हो जाता है अपवर्तन कोण। कोई एक दूसरी किरण लेते हैं जो इसी ऑब्जेक्ट से चलती है। पहले इंसिडेंट पॉइंट ए से कुछ ज्यादा डिस्टेंस A' पर इंसिडेंस होती है, यहां ये अभिलंब होता है। अगर ये किरण सीधी जाती तो इस आपतन कोण I के लिए अपवर्तन कोण मुड़ने के बाद, अगर सपोज करें इसी कोण के जितने कोण से इस सतह पे आपतित हुई, उतने ही कोण से इस सतह पर आपतित हो, तो ये किरण यहां से आने लगेगी, ये विचलन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा, ये I। मतलब सतह के थोड़ा ऊपर से जाएगी। जैसे जैसे आपतन कोण का मान दूरी बढ़ेगा आपतित किरण का, वैसे वैसे
आपतन कोण का मान बढ़ेगा। आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक थर्ड रे को देखते हैं। कोई एक तीसरी किरण यहाँ से निकलती है, थोड़ी और ज्यादा दूरी पर जाकर के इंसिडेंस होती है, यहाँ नॉर्मल ये मिलता है। इस नॉर्मल के ऊपर इस आपतन कोण आई से ये आपतित होती है। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आई का मान बड़ा होता जा रहा है और जितने कोण से ये किरण यहाँ मुड़ी, जितने कोण से यहाँ मुड़ी, उतने ही कोण से अगर यहाँ पे मुड़े ये अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती और इसी एंगल से अगर डिविएशन इसका हो जाए तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये इसी सरफेस पर जाने लगेगी और रेफ्रेक्टिव एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90। कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम की दिशा में जा रही है। दोनों माध्यमों को मिलाने वाले स्पर्श के सतह पर पड़ने के बाद ये सघन से विरल माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर भागती है और हमें पता है कि अपवर्तन के नियम से साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है, इसलिए आपतन कोण के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है और अपवर्तन कोण का मान बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है कि वो वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है और 90 डिग्री वैल्यू अपवर्तन कोण की होने के कारण ये किरण अब सघन माध्यम में न जाकर स्पर्श के सतह पर गतिमान हो जाती है। उस समय ये न विरल माध्यम में होती है न सघन माध्यम में होती है, दोनों माध्यमों को मिलाने वाले कॉन्टेक्ट सरफेस से होकर के गुजरती है। इस समय इसकी के कंडीशन को क्रिटिकल कंडीशन कहा जाता है और इस क्रिटिकल कंडीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इंसिडेंस एंगल है आई है, इसको क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं कि इस आई की वैल्यू यदि थोड़ी कम होती तो ये किरण विरल माध्यम में जाती, यदि इस आई की वैल्यू थोड़ी और ज्यादा होती तो ये किरण फिर से सघन माध्यम में लौट आती। लेकिन ये एक ऐसी वैल्यू है इंसिडेंस एंगल की जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे को न रेयर मीडियम में जाने देती है ना ही डेंसर मीडियम में जाने देती है, दोनों को मिलाने वाले कॉन्टेक्ट सरफेस पर जाने के लिए उपाधि होती है, बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में होती है। थोड़ी ऊपर तो रेयर मीडियम, थोड़ी नीचे तो डेंसर मीडियम, ऐसे कंडीशन को क्रिटिकल कंडीशन कहा जाता है और क्रिटिकल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंगल को, इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, इस आपतन कोण को क्रांति कोण के नाम से जाना जाता है, क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है। सपोज करें एक कोई और किरण है चौथी, जो इससे भी थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर के इंसिडेंस हुई। इसके लिए इंसिडेंस एंगल की वैल्यू आई की वैल्यू और ज्यादा हो गई और जब आई सपोज करें 50 डिग्री था तो रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री था। अब यहाँ इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव एंगल की भी वैल्यू बढ़ती है। 50 डिग्री इंसिडेंस एंगल पर 90 डिग्री रिफ्रैक्टेड एंगल है तो 52 डिग्री अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू कर दें, आपतन कोण का मान अगर 50 से बढ़ा करके 52 कर दें तो जाहिर है कि अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा और जैसे ही यह वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, अब ये किरण जो स्पर्श के सतह पर जा रही थी वो स्पर्श के सतह पर न जा करके पुनः सघन माध्यम में लौट आएगी। वैसे तो प्रकाश का अपवर्तन ही हो रहा है हम देखें तो, और इस रूल को फॉलो भी करना है, साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। लेकिन प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा बताता है
कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर पड़ती है तथा पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के दोबारा पहले माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसलिए यहाँ अपवर्तन की घटना भी परावर्तन की घटना कहलाती है, क्योंकि यहाँ प्रकाश पुनः दूसरे माध्यम में लौट कर आता है और इस परावर्तन को पूर्ण परावर्तन कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। मिरर हम लोगों ने पढ़ा, दर्पण पढ़ा, तो दर्पण से जो परावर्तन होता था उसको पूर्ण परावर्तन नहीं कहा जाता था, लेकिन अपवर्तक सतह से जब परावर्तन हो रहा है, किसी रेफ्रेक्टेड सरफेस से जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो इसको पूर्ण कर रही है, और दर्पण में वो बात नहीं होती होगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस के लिए वो शर्त लागू नहीं होती होगी। बिल्कुल सही समझा आपने। और वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति। जब किसी परावर्तक सतह से, किसी दर्पण से या किसी भी परावर्तक सतह से जिसमें दूसरे माध्यम में प्रकाश जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती, वहां से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस सतह के द्वारा प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए परावर्तन के बाद जो किरण लौटती है पहले माध्यम में, उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंस रे की अपेक्षा कम हो जाती है। आपतित किरण की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, जबकि परावर्तित किरण की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम होती है। इस केस में क्या होता है, किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है, कब, जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है और प्रकाशीय किरण मजबूर हो जाती है फिर से पहले वाले माध्यम में लौटने के लिए। तो आपतित और परावर्तित किरण की आवृत्ति और तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, और आवृत्ति और तीव्रता में परिवर्तन नहीं होने का कारण होता है इस सतह के द्वारा प्रकाश का अवशोषित नहीं होना। मतलब जितना प्रकाश इस सतह पे पहुंचता है उतना ही प्रकाश, उसी फ्रीक्वेंसी, उसी इंटेंसिटी का, उसी तीव्रता, उसी आवृत्ति का प्रकाश यहाँ से लौट भी जाता है। इसलिए इस परावर्तन को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपसे पूछा जाएगा, लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, समझने को तो समझ गए, तो क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने की स्थिति में यह किरण अपवर्तन के बाद विरल माध्यम में न जाकर, जाना चाहती थी विरल माध्यम में, लेकिन विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में लौट आती है। प्रकाश के दोबारा सघन माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसमें प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे, तो आप बता दें। दो ही कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर 1, लाइट रे को, प्रकाशीय किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की दिशा में जाना चाहिए। विरल से सघन में लाइट आएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का नहीं होगा, क्रांतिक कोण का निर्माण नहीं होगा। कब होगा, तो पहला शर्त क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाशीय किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। दूसरी शर्त क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना आवश्यक है। अगर इस सतह के लिए
क्रांतिक कोण का मान 50 डिग्री है तो 50 डिग्री से अधिक कोण पर जितनी प्रकाशीय किरणें आपतित होंगी सतह पर, उसमें से कोई भी विरल माध्यम में नहीं जा पाएगी, सब लौट करके उसी सघन माध्यम में चली आएंगी, अर्थात सभी किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ध्यान से समझ करके रखिएगा, इसको जानना, इसको समझना, इसको याद रखना इसलिए आवश्यक है कि कई प्रकाशीय प्राकृतिक घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर ही आधारित होती है। जैसे सड़क पर हम लोग, आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मियों में गाड़ी साइकिल चलाते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो सीधी सड़क पर दूर देखते हैं तो लगता है कि सड़क पर आगे लगता है बारिश हुई है, पानी लगा हुआ है, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो जल दिखाई नहीं पड़ता। रेगिस्तान में बहुत दूर देखिएगा जल का कोई स्रोत, कोई जलाशय आपको लगेगा, नजर आएगा कि है, दौड़े दौड़े प्यासे वहां जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। फिर आगे देखेंगे दूर जल दिखाई पड़ेगा। हिरण जो है वो कभी रेगिस्तान में फंस जाए और प्यास उसे लगे तो इसी तरह से पानी देखता है बेचारा, प्यास में सिर घुमाता है, चारों तरफ देखता है वहाँ जल है, दौड़े दौड़े वहाँ जाता है, जल दिखाई नहीं पड़ता। फिर आगे दूर देखता है, दूर जल दिखाई पड़ता है, उसको लगता है कि जल है, वहाँ पहुँचता है, वहाँ जल नहीं होता। फिर दूर देखता है जल है, वहाँ पहुँचता है, जल नहीं होता और छटपटा करके मर जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं क्षितिज को कि बहुत दूर धरती और आकाश मिल रहे हैं, दौड़े दौड़े पहुंचते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो मिलन स्थान जो है वो भी आगे बढ़ता जाता है। कभी हम उस स्थान पर पहुंच नहीं पाते जहां धरती और आकाश मिल रहा है, क्योंकि वैसी कोई घटना होती नहीं है, वो हमारे मस्तिष्क का भ्रम होता है। उस घटना को जल के नहीं होने के बाद भी जल के होने का अनुभव होना मिराज कहलाता है, मृग मरीचिका कहलाता है। और ये मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्योरी के ऊपर आधारित है। वहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए उस तरह की घटना दिखाई। हीरा, डायमंड बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर, उसकी ज्वेलरी बनती है। लोग पहले के राजा महाराजा अपने सिंहासनों में, वस्त्रों में डायमंड जड़ाया करते थे, क्योंकि डायमंड की एक विशेष चमक होती है, उसके अंदर अलग प्रकार की ब्राइटनेस होती है, बहुत मनमोहक लगती है, दूसरों को आकर्षित करती है, इसलिए उसका डिमांड ज़्यादा है। और डिमांड ज़्यादा होने के कारण उसका रेट ज़्यादा है, उसका मूल्य अधिक है। और उसके चमकीले होने का मुख्य कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बरसात के दिनों में इंद्रधनुष रेनबो बनते हुए हम लोगों ने देखा है। इंद्रधनुष का बनना भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की थ्योरी पुष्टि करती है रेनबो के बनने की, अर्थात इस प्रकार की सभी घटनाएं हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए क्रांति कोण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों को एक साथ समझना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक क्रिटिकल एंगल हमें समझ में नहीं आएगा। क्रिटिकल एंगल कितना होगा किसी वैल्यू, किसी मीडियम के लिए? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो किस एंगल से कितने एंगल के बाद होना शुरू होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों मीडियम्स के, दोनों माध्यमों के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कितना ज्यादा है, दोनों के अपवर्तनांकों का अंतर कितना ज्यादा है।
यदि इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का अंतर कम है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा, और यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का अंतर अधिक है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज्यादा किरणों का। फिर से समझे, यदि सघन और विरल दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के बीच का अंतर कम होगा तो कम प्रकाशीय किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और यदि दोनों के अपवर्तनांकों के बीच का अंतर अधिक होगा तो अधिक किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कम होगा, और क्रांतिक कोण की वैल्यू जब कम होगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अधिक होगा। अब क्रांतिक कोण, इसका मतलब सीधा है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में कोई ना कोई एक गहरा संबंध है, दोनों रिलेटिव है एक दूसरे के, कि अपवर्तनांक कम या ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण भी कम या ज्यादा होगा, और क्रांतिक कोण का संबंध सीधा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है कि क्रांतिक कोण ज्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कम किरणों का होगा, क्रांतिक कोण कम होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अधिक किरणों। तो पहले क्रांतिक कोण, इसका मतलब है कि समझना हम लोग को जरूरी है क्रांतिक कोण किस माध्यम के लिए, इन दो माध्यमों के युग्मों के लिए कितना होना चाहिए, कितना होता है, ये जानने के लिए एक इक्वेशन दिया गया, इसको हमें याद रखना है। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। दो माध्यमों के बीच अपवर्तनांकों के बीच का अंतर, मतलब एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक म्यू है, और सी क्रांतिक कोण की वैल्यू है। म्यू का मान 1/sin सी के बराबर है। इस इक्वेशन को अगर हम याद रखें तो क्रांतिक कोण का मान हमें मालूम होगा तो अपवर्तनांक पता चल जाएगा, और एक की अपेक्षा दूसरे का अपवर्तनांक हमें पता है तो हम क्रांतिक कोण की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए ये इक्वेशन हमेशा याद रखना है, तब हमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण समझ में आएगा, और क्रांतिक कोण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब अच्छी तरह से समझ आने लगेगा तब हम समझ पाएंगे कि हीरा चमकीला क्यों होता है। एक प्रकाश तंतु होता है ऑप्टिकल फाइबर, सुना होगा आपने, साइंस में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, खास करके खगोल विज्ञान में। प्रकाशीय संकेतों को खगोलीय दूरियों तक, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक अंतरिक्ष में भेजने के लिए प्रकाशीय संकेत के माध्यम से ही ऊर्जा को भेजा जाता है, कि कोई सूचना भेजी जाती है, और उसको भेजने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कांच या क्वार्ट्ज की बहुत ही पतली पतली नलियों से बना होता है। उसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। इंटरनेट वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आजकल तो समाचार न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता है, प्रिंट मीडिया में आता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता रहता है। आप सभी ऑप्टिकल फाइबर का नाम जानते हैं, उसी को हिंदी में प्रकाश तंतु कहते हैं, और इसका प्रयोग किसी भी प्रकाशीय संकेत को बहुत दूर खगोलीय दूरी तक भेजने के लिए किया जाता है। और ये घटना जो है, ये प्रक्रिया जो है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इंद्रधनुष का बनना, मृगमरीचिका, रेनबो मिराज का बनना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ करके हम ऑप्टिक्स के प्रकाश विज्ञान के बहुत सारी घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। अपनी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इसलिए हर दृष्टिकोण से
अगर आपको फिजिक्स अच्छी करनी है, उसमें ऑप्टिक्स अच्छा करना है, तो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में प्रकाश के अपवर्तन और क्रिटिकल एंगल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।